हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं कि फोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि भाई फोर्स होता क्या है, क्योंकि ये देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स क्या है समझेंगे तभी हम चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले तो हमें समझना है कि फोर्स होता क्या है। मोशन के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे मोशन के बारे में भी देख सकते हैं। मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोशन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि भाई मैं यहाँ था, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मेरी पोजीशन चेंज हुई कुछ टाइम में, उसी को हमने क्या बोल दिया, मोशन। कि ये मेरा मोशन हुआ। तो उसके कुछ लॉज हैं, हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 लॉ होते हैं, आई नो आप सबने सुना होगा। उन 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। बाद में मोमेंटम आएगा, फिर कंजर्वेशन इन मोमेंटम आएगा, वो चीज़ें आगे आएंगी। अभी आज जो इस क्लास में हम टॉपिक्स करने वाले हैं कवर, वो है फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम आज पढ़ लेंगे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। फोर्स क्या है बच्चे? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट जो आपके स्टेट में, जिसमें स्टेट में हो आप, या तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उसको चेंज करता है। एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो आपके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, देखिए हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ये क्या है, रखा हुआ है, सिर्फ रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। तो इसको मोशन में लाने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको फोर्स देना पड़ेगा। तो फोर्स वो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। कि रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, और अगर बाय एनी चांस ये इसी तरफ मोशन में था, ये इसी तरफ मोशन में था, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, मोशन में है। अब हमें इसे क्या करना है बच्चे? रेस्ट में लाना है। क्या करना है हमें? इसे रेस्ट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में। तो वही क्या है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट। तो फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट जो क्या करता है, हमारे स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में कर देगा, मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया फोर्स। अब फोर्स जो है हमारा वो 2 तरीके का होता है बेसिकली, एक पुल और एक पुश। एक होता है, क्या होता है, एक होता है पुल और एक होता है पुश। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, और पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना, ठीक है। मतलब कि पुश जो होगा ना, वो फोर्स होगा जो हम हमारे बॉडी से दूर दूर धकेलेंगे, उसको क्या कहेंगे, पुश। और पुल क्या होगा, जो हम टुवर्ड्स लाएंगे, जो हमारे टुवर्ड्स, हमारी तरफ जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, पुल, और जो दूर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, पुश। सेम एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसको इधर अगर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या कहा जाएगा, पुश कहा जाएगा। अगर हम इसको उस तरफ लगाएंगे तो क्या कहा जाएगा, पुश। और अगर हम इस पे फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो क्या कहा जाएगा, पुल कहा जाएगा बच्चे। समझ आया? तो बस यही हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई फोर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, चलो इसके लिए भी एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर हम नेट फोर्स भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेट फोर्स। की भाई नेट फोर्स क्या होता है, ठीक है। चलो ये हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। की बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। फिर हम अनबैलेंस्ड पढ़ेंगे। चलो अगर मान लो आपने इस तरफ से इसके ऊपर, रेस्ट में है ये बॉक्स, आपने इस तरफ से इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपने इस तरफ इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चे, और इधर से भी इसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगा, इस साइड से भी। मान लो आपका फ्रेंड और आप दोनों खड़े हो ऑपोजिट, आपका फ्रेंड इस साइड खड़ा है, आप इस साइड खड़े हो, आपने इधर 5 मीटर का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और आपके फ्रेंड ने भी इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो जब वो लगाया तो देखिए 5 न्यूटन आप भी इस तरफ लगा रहे हो और 5 न्यूटन आपका फ्रेंड भी इस तरफ लगा रहा है, तो क्या होगा, वो हिलेगा बॉक्स,
वो बॉक्स नहीं हिलेगा बच्चे। क्यों? क्योंकि आप दोनों सेम फोर्स लगा रहे हो और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम फोर्स या फिर इक्वल फोर्स कह लो आप, ठीक है, इक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो क्या होगा? हमारा बैलेंस्ड फोर्स होगा, क्योंकि अब ये हिलेगा नहीं ना किसी भी तरफ, और जब हिल नहीं रहा है इसका मतलब वो क्या है? बैलेंस्ड है। वो क्या है? बैलेंस्ड है। बस अब जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरे तो चारों तरफ हवा है, वो मेरे पे बैलेंस्ड फोर्स लगा रही है। अगर एक तरफ से तेज हवा लगा दी तो मैं उस तरफ उड़ के चला जाऊंगा, या फिर उधर से तेज हवा लगा दी तो मैं इस तरफ उड़ के चला जाऊंगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स समझते हैं अब क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? मान लो आपने तो यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन आपके फ्रेंड ने वहां से 5 की जगह 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये जो न्यूटन है हमारी बच्चे, ये फोर्स की यूनिट होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि 1 न्यूटन क्या होता है, वो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 5 न्यूटन लगाया, यहां से इसने 10 न्यूटन लगा दिया, तो अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसने ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा? बॉक्स इस तरफ मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अन इक्वल फोर्स, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो भाई। अनइक्वल फोर्स अगर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है तो भी मूवमेंट तो इस तरफ हो रही है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लग रहा है, लेकिन ज्यादा लग रहा है ना, अनइक्वल लग रहा है तो भी मूवमेंट हो रही है। अब बाय एनी चांस आप बोल दो कि ये 10 न्यूटन इस तरफ ना लग के इस तरफ लगेगा, तो भी जो मोशन होगा इसका वो इस तरफ होगा। तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स में। अनबैलेंस्ड फोर्स तो बेसिकली अनइक्वल फोर्स है। तो अनइक्वल फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे ऑपोजिट चाहे सेम, तो भी उसका स्टेट चेंज होगा। बैलेंस्ड फोर्स में स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। बैलेंस्ड फोर्स में स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। बस ये हमारा बैलेंस्ड फोर्स कहता है, ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स कहता है। दूसरी चीज, जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है उसके अंदर नेट फोर्स, उसके अंदर नेट फोर्स कितना होगा? 0। हमारे बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स कितना होगा बच्चे? 0। इसका मतलब जब मूवमेंट ही नहीं हो रही, क्योंकि जब हमने देखा था बैलेंस्ड फोर्स में क्या हुआ, यहां से भी 5 न्यूटन लगा और यहां से भी 5 न्यूटन लगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारी मूवमेंट ही नहीं हुई। हमारी क्या नहीं हुई? मूवमेंट ही नहीं हुई। तो 5 न्यूटन इस तरफ से लगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों फोर्स का सम, दोनों फोर्स का सम। तो इधर से 5 न्यूटन लगाया, चलो लगा दिया, अब सम होता है दूसरा फोर्स कितना लगा? 5 न्यूटन। लेकिन अब ध्यान दो, तो उस 5 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स लिया ना, तो इस डायरेक्शन का फोर्स हमेशा क्या होगा? नेगेटिव फोर्स होगा बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा? 5 - 5 इक्वल्स टू 0 न्यूटन। तो जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होगा उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। और वहीं अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, वहीं अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो हमने अभी भी बात करी थी कि ये 10 न्यूटन हो, ये 10 न्यूटन हो, तो अगर मान लो हमने इसको पॉजिटिव 5 न्यूटन लिया है, तो हम इसको तो 5 न्यूटन लिखेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा -10 न्यूटन। सही बात है। और फिर ये क्या आएगा? 5 - 10 इक्वल्स टू -5 न्यूटन। इस माइनस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को नेगेटिव लिया था, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को नेगेटिव लिया था, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स को नेगेटिव लिया था कि नहीं लिया था? इस साइड से पॉजिटिव लिया था ना, ये देखो, और इस वाले फोर्स को नेगेटिव, और आंसर नेगेटिव में आ रहा है। आंसर नेगेटिव में आ रहा है मतलब जो मूवमेंट है वो इधर तरफ हो रही है, और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चे? नेट फोर्स हो गया। यही क्या हो गया? नेट फोर्स हो गया। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको डायरेक्शंस पे ध्यान देना है कि अगर डायरेक्शन आपने एक तरफ लेनी है, आप चाहो तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, किसी भी तरफ। हमने इस तरफ पॉजिटिव ले लिया, तो इस तरफ पॉजिटिव 5 न्यूटन लगा, वापिस आते समय तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने नेगेटिव 10 न्यूटन ले लिया। और फिर जब आंसर आया तो वो -5 न्यूटन आया। इसका मतलब जो 5 न्यूटन का फोर्स नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा जो हमने नेगेटिव लिया था। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया नेट फोर्स और बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन में। अब आप इस चैप्टर के असली जो काम है उसके अंदर पैर रखने जा रहे हैं, जो रियल हमने पढ़ाई करनी है इस चैप्टर में, उसमें कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो फर्स्ट जो हमारा मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है बच्चे कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मान लो हमने एक जो बुक है, मान लो यह आपकी बुक है, आपने ये रख दी, आपने अपनी बुक टेबल पे रख दी। अब ये जो बुक है ना, ये यहीं रहेगी अगर आप 50 साल बाद भी देखने आओगे, जब तक इसको कोई हिला ना दे, या तो आपके फादर मदर कोई भी पीछे से आके इसको हिला ना दे, लेकिन ये हिलेगी नहीं, जहां है वहीं रहेगी, चाहे कितने साल बाद भी आओ, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर ना लगे। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, उसी का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट ऑफ मोशन में अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मोशन में है, मान लो जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो जब आप साइकिल चलाते हो तो आप ब्रेक लगाते हो ना, तो आप ब्रेक लगाते हो। अगर वो ब्रेक ना लगे, अगर वो ब्रेक क्या है, वो ब्रेक भी तो मोशन है ना, वो टायर के बीच में ऐसे वो प्लास्टिक के होते हैं और फिर ऐसे दबाते हो वो टायर के चिपक जाते हैं, तो वो क्या है, वो फोर्स ही तो लगा रहा है टायर के ऊपर रुकने के लिए। तो अगर वो फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो आपकी साइकिल कभी रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, सीधे जाओगे दीवार के भिड़ के रुकोगे। सही बात है। और फिर उस टाइम पे दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है रुकने के लिए, तभी आप रुक रहे हो, वरना आप रुकोगे ही नहीं। तो अगर कोई चीज मोशन में है या फिर अगर कोई चीज मोशन में है मतलब चल रही है, ठीक है, या फिर रेस्ट पे है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल और हां अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, तब तक वो अपने उसी स्टेट में रहना चाहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये समझ लेते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई इनर्शिया क्या है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या होती है बताओ। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू बी इन इट्स स्टेट, आइदर इट इज रेस्ट और मोशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी उसके पर्टिकुलर जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहने की, कि अगर रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, उसकी क्षमता, या फिर अगर मोशन में है तो उस मोशन में रहने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो वही तो चीज हम यहां बात कर रहे थे कि मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो वही तो इनर्शिया है, उसकी टेंडेंसी रहने की, और टेंडेंसी, उसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो वही इसको इसीलिए हम कह देंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इट्स स्टेट वेदर इट इज रेस्ट और इन मोशन। बस वही है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या है, हमारी टेंडेंसी है किसी भी स्टेट में रहने की। अच्छा, अब आप एक बात बताओ बच्चे, अगर कोई एक बुक रखी हुई है, ठीक है, अगर कोई एक बुक रखी हुई है, आप उसको आराम से हिला सकते हो, आपने ऐसे करोगे वो बुक हिल जाएगी, सही बात है। इसकी मतलब उसकी टेंडेंसी क्या थी, मोशन में रहने की, वो कम थी, क्योंकि आपके थोड़े से फोर्स से ही वो बुक हिल गई, आपके थोड़े से फोर्स से ही वो बुक हिल गई। लेकिन वहीं अगर आप अपनी स्टडी टेबल को उतना ही फोर्स लगाओगे तो क्या वो हिलेगी, तो क्या वो हिलेगी, वो नहीं हिलेगी, वो नहीं हिलेगी। क्यों, क्यों नहीं हिलेगी, बुक तो थोड़ा सा फोर्स लगाने से हिल गई, लेकिन जो वो स्टडी टेबल है आपकी वो नहीं हिल रही। क्यों, ऐसा क्यों, हाँ क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, स्टडी टेबल का मास ज्यादा है ना, तो इसका मतलब जो उसकी टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की वो ज्यादा है ना, इसका मतलब उसकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो
मास और इनर्शिया क्या होता है बच्चे आपस में, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया, उसकी जो रहने की, उस स्टेट में रहने की क्षमता है वो भी ज़्यादा होगी। जैसे कि बुक अगर हमारी रेस्ट में है, हम उसको ऐसे थोड़ा सा मारेंगे तो वो हिल जाएगी। देखिए ये बुक है, इसको मैंने ये मारा, ये हिल गई ना, थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा मारा और ये हिल गई, हिलेगी नहीं हिली, गिर गई नीचे। ऐसे इतने से फोर्स से मैं किसी टेबल को हिला सकता हूँ? मैं किसी भी टेबल को हिला सकता हूँ? मैं नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। इस बुक का तो मास बहुत कम था, सही बात है। तो मास अगर ज्यादा होगा तो उसकी उस स्टेट में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, तो इसीलिए उसको क्या बोल देंगे हम, इनर्शिया उसका ज्यादा होगा अगर मास ज्यादा है तो, ठीक है। और वहीं मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक साइकिल है, आपके पास एक साइकिल है, चलो मान ले ये आपकी साइकिल है, ठीक है, ये आपकी एक साइकिल है। अब साइकिल अगर धीरे धीरे आपके पास चलती हुई आ रही है इस तरफ, और आप यहां पे खड़े हो, तो आप उसको धीरे धीरे चलती हुई आ रही है, तो आप उसको हाथ लगा के रोक सकते हो, आप उसको हाथ लगा के रोक सकते हो, वो रुक जाएगी, सही बात है, रोक सकते हो ना। अगर बहुत धीरे धीरे चल के आ रही है आप उसको रोक दोगे, उतनी ही वेलोसिटी से या फिर उतनी ही स्पीड से अगर आपके सामने कोई बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, अगर कोई गाड़ी आ जाए और आप यहां खड़े हो, उतनी स्पीड, जितनी स्पीड साइकिल आ रही थी, आपने साइकिल रोक दी, आप गाड़ी रोक सकते हो? आप गाड़ी को रोक सकते हो? आप गाड़ी को रेस्ट में ला सकते हो? उतने ही फोर्स से? बिल्कुल नहीं, कुचल के चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मास साइकिल से ज्यादा है। अब इसके मास पे तो आपने उतना ही फोर्स लगाया, रुक गई, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या था, कम, क्योंकि उसका मास कम था। लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसकी मोशन में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, तो ये उसको कुचलती हुई चली जाएगी, सही बात है। तो यही होता है हमारा इनर्शिया बच्चे, और इसीलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि जब हम बस से उतरते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि बस से उतरते टाइम आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए, थोड़ा 2-3 स्टेप चलने चाहिए साथ साथ। क्यों? क्योंकि जब बस होती है हमारी, वो किस में होती है, मोशन में होती है, तो हमारी जो बॉडी है ना वो भी उसके साथ साथ मोशन में ही रहती है। तो जब हम एकदम से उससे नीचे उतरेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी पे एकदम से ब्रेक लगेगा, हमारी बॉडी एकदम से रुकेगी, और फिर जब रुकेगी तो फोर्स आगे की तरफ एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी थी, इनर्शिया था, वो आगे की तरफ था। तो जैसे ही हम जमीन पे एकदम से रुकेंगे ना ठोट, तो हमारे ऊपर का जो शरीर है वो आगे की तरफ जाएगा और हम गिर सकते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले उसके साथ चलो और फिर धीरे धीरे करके रुको। यही चीज जब होती है जब बस में ब्रेक लगता है। जब बस आप चल रही है, बस के अंदर आप बैठे हो, और जैसे ही ब्रेक लगेगा, आपकी टेंडेंसी क्या है बॉडी की, बस के साथ चलने की, लेकिन बस क्या हुई, एकदम से रुक गई और आप आगे की तरफ चले जाओगे और फिर आप पीछे आओगे। अगर आप सो रहे हो तो आपका मुंह लगेगा सीधा आगे, सही बात है। तो ये क्या है, ये बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ टॉपिक आ रहा है, अब छूटते क्वेश्चन अगर आ रहा है, आप सीधा ये लिख दो, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। काफी बार ये एग्जाम में आ जाता है कि अगर कोई पत्ता है, अगर हम ट्री को बहुत तेज हिलाएं तो वो पत्ता क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है ना। तो वो डिटैच क्यों हो जाता है? क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों? क्योंकि रेस्ट में था, आपने पेड़ हिलाया, पेड़ हिलाते ही क्या हो गया, वो पत्ता जो था रेस्ट में, वो उसकी जो डाली थी, वो डाली एकदम से मोशन में आ गई, पत्ता वहीं रहना चाह रहा था, तो वो एकदम से ऐसे डिटैच होकर नीचे गिर गया। यही चीज हमारी इस पत्ते वाले केस में भी है। अगर गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी एकदम से चलती है, आप बाइक पे बैठे हो, बाइक रुकी हुई है और फिर एकदम से जब चलाई तो आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हो। क्यों होते हो? क्योंकि जब बाइक रेस्ट में थी तो आप भी रेस्ट में थे, फिर जब आपके नीचे की जो बाइक है वो मोशन में आई तो आपका शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा था जो बाइक से कनेक्टेड था वो भी मोशन में आया, लेकिन जो ऊपर वाले शरीर की टेंडेंसी थी वो तो रेस्ट में रहने की थी ना, तो आपने एकदम से पीछे फोर्स एक्सपीरियंस किया और फिर आप एकदम से ठीक होके चल पड़े। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही हिस्सा है। तो आप जब भी ये कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लिखोगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी तो उस स्टेट ऑफ मोशन में रहने की थी, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आए उसकी वजह से हमें वो चीज एक्सपीरियंस हुई। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक पे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम के लिंक में जाइए, आपको वहां पे इसके नोट्स
मिल जाएंगी, यहाँ पे आप आके इसको समझ लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कोई पर्सनली डीएम करे कुछ पूछना है तो आप वो भी कर सकते हैं बच्चे। आज की क्लास में इतना करते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।